Hello students, good afternoon. Welcome to Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Myself Devesh Kumar, I am a faculty of civil engineering having a teaching experience of about 9 years. Okay, तो डियर स्टूडेंट्स लास्ट क्लास तक हमने इंजीनियर्स एकेडमी की एमसीक्यू बुकलेट हमने सॉल्व की थी जिसमें ऑल इंडिया के स्टेट एई और जेई के क्वेश्चंस थे. ओके उसके बाद हमने एसएससी जेई के ओल्ड पेपर्स डिस्कस किए, वो सब हम कंप्लीट कर चुके थे. नाउ टुडे वी हैव टू डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ गुप्ता एंड गुप्ता के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके हैं, कुछ एडिशनल जो थोड़े लेंथी क्वेश्चंस है वो भी आज हम डिस्कस कर लेंगे. ओके तो ये शीट है, ये अपलोड हो जाएगी आज. गुप्ता के क्वेश्चन सारे इसमें, तो ये चैप्टर वाइज हमने इसको अरेंज किया है, तो कोशिश करते हैं कि आज ये कंप्लीट बुक सॉल्व हो जाए. ओके तो स्टार्ट करने से पहले एक बार मुझे बता दीजिए कि साउंड ओके है या नहीं. इज द साउंड ओके और नॉट, बताइए कमेंट करके. ओके तो देखिए स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वेल्ड थ्रोट इज दी, बताइए. सर वीडियो कट रहा है, बाकी लोगों के भी इश्यू है क्या, बताइए. ऑल ओके. ओके राजकुमारी जी आप या तो उसको वापस से लॉगिन कीजिए. ओके तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो रिपीट है, मतलब थियोरेटिकली आप पढ़ चुके हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको आंसर करना जितना जल्दी हो सके. पहला क्वेश्चन देखिए, इन दी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वेल्ड थ्रोट इज दी, बताइए मिनिमम डायमेंशन. ठीक है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं. इट इज द मिनिमम डायमेंशन, या आप बोल सकते हैं इट इज द वीकेस्ट सेक्शन ऑफ वेल्ड. ये थ्रोट वाला पोर्शन ये वाला होता था, एंड दिस इज द मिनिमम डायमेंशन. दिख रहा है हमें सारी डायमेंशन में से ये मिनिमम डायमेंशन है, हेंस इट इज द वीकेस्ट सेक्शन. कभी भी ये फ्लैट बेल्ट फेल होगा तो इसी सेक्शन के अलोंग फेल होगा. सो आंसर ऑफ द क्वेश्चन बिकम्स ऑप्शन है. देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ फ्लैट बेल्ट शुड नॉट बी लेस देन, बताइए. सेकंड का बी, इफेक्टिव लेंथ ऑफ फ्लैट बेल्ट इज 4 टाइम्स द वेल्ड साइज. ठीक है और बट वेल्ड के भी लिए भी यही रिकमेंडेशन है, ऑल्सो फॉर बट वेल्ड. साउंड ओके है, बताइए. बाकी लोग भी बताइए साउंड कम है क्या. ओके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. फॉर ए स्टैंडर्ड 45 डिग्री फ्लैट, स्टैंडर्ड फ्लैट वेल्ड क्या होता था, ये फ्लैट वेल्ड था, ट्रायंगुलर सेक्शन का वेल्ड होता है, और अगर ये एंगल 45 डिग्री है एंड दिस एंगल इज आल्सो 45 डिग्री, देन इट इज नोन एज स्टैंडर्ड फ्लैट वेल्ड. ओके आंसर बताइए इस क्वेश्चन का. ये सबको पता है, हमने प्रूव भी किया था. क्वेश्चन रिपीट है ये, किसी को इश्यू हो तो बताइए. ओके एक बार मैं साउंड का देख लेता हूँ सेल चेंज करके, तब तक आप ये नोट कीजिए.
ओके, आई थिंक द साउंड मस्ट बी बेटर नाउ. बताइए, अब पहले से बेटर साउंड? बताइए. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4. ये बट वेल्ड, ये वेल्ड है. ए बट वेल्ड इज स्पेसिफाइड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है. बताइए. लो है. ओके, आंसर बताइए इसका. ए बट वेल्ड इज स्पेसिफाइड बाय, कोडल प्रोविजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. बट वेल्ड के लिए पूछा, ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस नहीं किया है. ए बट वेल्ड इज स्पेसिफाइड बाय इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, एज इट इज स्टेटमेंट कोड में गिवन है. ठीक है, याद रखिएगा. बट वेल्ड को हम कैसे डिनोट करते हैं, स्पेसिफाई कैसे करते हैं, इन टर्म्स ऑफ इट्स इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोड में एज इट इज ये स्टेटमेंट गिवन है. ओके, देखिए, एक तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन में बताया. फिर जो बट वेल्ड है उस केस में देखिए कि इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्या होगी. फिलेट वेल्ड में तो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस हमें पता है, थ्रोट थिकनेस तो पता है, ये वाली कंसिडर करते हैं. ठीक है, जो फिलेट वेल्ड है उसके लिए थ्रोट थिकनेस तो हम ये लेते हैं, और इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस जो फिलेट वेल्ड के लिए है दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k टाइम्स साइज ऑफ वेल्ड. ओके, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस की बात कर रहे हैं. देखिए, आप कंफ्यूज मत होइए. अगर हम बात करें फॉर फिलेट वेल्ड, क्वेश्चन में बट वेल्ड के लिए पूछा था, फिलेट वेल्ड की बात करें, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इसको मैं टी से नोट कर रहा हूं, इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k टाइम्स साइज ऑफ वेल्ड. बट वेल्ड में थ्रोट कहाँ होती है, मैं धनंजय यही डिस्कस करना चाह रहा हूं. ओके, तो फिलेट वेल्ड के लिए तो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस T इक्वल टू k टाइम्स S ऐसा हमने बोला था, और K की वैल्यू हमने डिस्कस की थी, एक टेबल थी एंगल के बेसिस पे. ठीक है, जब 90 डिग्री एंगल था, फॉर 90 डिग्री एंगल K हमने लिया था 0.7. ओके, ये तो आपको पता ही है. यहां पर K की वैल्यू जो थी वो थी एंगल के बेसिस पे, जो फ्यूजन फैसेज है, जो प्लेट्स है उनके बीच में कितना एंगल है, कितने एंगल पर उनको कनेक्ट कर रहे हैं उस बेसिस पे. ये किसके लिए, ये याद रखिएगा, फिलेट वेल्ड के लिए था. ओके, अब बट वेल्ड के लिए अगर हम बात करें तो बट वेल्ड में तो थ्रोट होता ही नहीं है. ओके, फिलेट वेल्ड में थ्रोट होता है, थ्रोट प्रेजेंट होता है. ये हमारा फिलेट वेल्ड, और यहाँ पर ये जो डायमेंशन है दिस इज थ्रोट. लेकिन जो बट वेल्ड होता है उसमें थ्रोट प्रैक्टिकली प्रेजेंट होता ही नहीं है. ओके, तो कोड ने आगे स्पेसिफाई किया कि थ्रोट किसे बोला जा रहा है. ठीक है, थ्रोट किसे बोला जा रहा है, तो देखिए फॉर बट वेल्ड साइज जो है इट इज स्पेसिफाइड बाय इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस. ये हर एक पॉइंट बहुत बार पूछते एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कीजिएगा. सारे पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता ही था, और ये नोट कर लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. साइज इज स्पेसिफाइड बाय इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस. ठीक है, कोड ने ऐसा बोला, एज इट इज स्टेटमेंट आपको कोड में मिलेगा.
लेकिन थ्रोट तो प्रेजेंट होता ही नहीं है बट वेल्ड में, तो कोड ने आगे उसको क्लियर किया कि उस थ्रोट किससे बोला जा रहा है। तो फॉर सिंगल टाइप बट वेल्ड्स, जिसमें हम बोलते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होता है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, फॉर सिंगल टाइप बट वेल्ड्स इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस जो है दैट इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, ऐसा कोड ने बोला, सॉरी थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट मल्टीप्लाइड बाई 5/8। ऐसा कोड ने बोला। धनंजय वही यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि थ्रोट किसे बोलेंगे सिंगल टाइप के बट वेल्ड में। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि सिंगल टाइप का बट वेल्ड क्या होता है, लेकिन इस केस में सिंगल टाइप के बट वेल्ड में अभी देख लेंगे इसे। थ्रोट क्या बोला कोड ने, इट इज इक्वल टू 5/8 टाइम्स थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। फिजिकली थ्रोट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, फिजिकली थ्रोट प्रेजेंट नहीं होता बट वेल्ड में, लेकिन कोड ने बोला कि थ्रोट थिकनेस हमें लेनी है। और थ्रोट थिकनेस क्या होती है बट वेल्ड के केस में, वो आगे वाले स्टेटमेंट में क्लियर है कि सिंगल टाइप के बट वेल्ड के लिए थ्रोट थिकनेस क्या होगा। थ्रोट थिकनेस को टी से डिनोट कर रहा हूं, इट इज इक्वल टू 5/8 टाइम्स थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, ऐसा कोड ने बोला। और जो डबल टाइप के बट वेल्ड से, फॉर डबल टाइप बट वेल्ड्स, जिसमें हम बोलते हैं कंप्लीट पेनिट्रेशन होता है, अभी इसको हम डिस्कस कर लेंगे। इनके लिए कोड ने बोला इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस जो है दैट इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। ओके, टी क्या है, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, याद रखिएगा। ओके, तो एक बार ये पूरा नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, अभी क्लियर हो जाएगा ये, जल्दी से नोट कर लीजिए इसे।
देखिए एक बार ये डिस्कस कर लीजिए, फिर आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो फ्लेट वेल्ड है इसके लिए तो आपको पता ही है, फ्लेट वेल्ड के लिए तो ये रिकमेंडेशन पता है आपको। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस को मैं टी से अगर डिनोट करूं, देन इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के टाइम्स साइज ऑफ वेल्ड। के की वैल्यू के लिए हमने एक टेबल डिस्कस की थी, एंगल के बेसिस पर के की वैल्यू हम कंसीडर करते हैं एज पर कोड। ओके, तो इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अब बट वेल्ड के लिए देखिए, फॉर बट वेल्ड साइज इज स्पेसिफाइड बाय इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। साइज ऑफ बट वेल्ड जो है वो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस की टर्म में हम डिनोट करते हैं, ऐसा कोड ने बोला। एज इट इज स्टेटमेंट कोड में गिवन है, लेकिन फिजिकली अगर हम बात करें तो बट वेल्ड में थ्रोट प्रेजेंट नहीं होता, ये केवल फ्लैट वेल्ड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फ्लैट वेल्ड में थ्रोट प्रेजेंट होता है लेकिन बट वेल्ड में प्रेजेंट नहीं होता। तो बट वेल्ड में कोड ने थ्रोट किसे बोला, इसको आगे की दो रिकमेंडेशंस में कोड ने क्लियर किया। कोड ने बोला कि सिंगल टाइप के बट वेल्ड जो है उनके लिए इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इसके बराबर है 5/8 टाइम्स थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, और डबल टाइप के बट वेल्ड जो है इनमें जो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस है दैट इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। ठीक है, अब सिंगल टाइप के बट वेल्ड क्या होते हैं, डबल टाइप के क्या होते हैं, इसको भी देख लीजिए। बट वेल्ड तो आप समझते हैं कि आमने सामने प्लेट्स को हमने एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया। ओके, अब सपोज हम अगर ऐसा करें कि ये कोई प्लेट है, यहां पर मैंने कुछ कटिंग कर ली एज पर, इस तरह से कुछ कटिंग करके हमने प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया इस तरीके से कुछ। ओके, और बीच में वेल्डिंग मटेरियल फिल कर दिया। यहाँ पे सपोज वेल्डिंग मटेरियल हमने ये फिल कर दिया जो रेड से शो किया। ओके, तो यहाँ पर एक वी शेप आपको दिख रही होगी। इज देयर एनी इश्यू? इज एवरीथिंग ओके? एम आई विजिबल टू यू? ये आपको दिख रहा है?
ओके, अब बताइए, इज एवरीथिंग ओके नाउ? कमेंट प्लीज. ओके, साउंड ओके? यस और नो? ओके, अब देखिए, बट वेल्ड तो हम समझते कि दो प्लेट्स को कनेक्ट करना था, हमने एंड टू एंड उनको कनेक्ट कर दिया, तो ये बट वेल्ड तो हो ही गया. अगर हमने प्लेट्स की एजेस को इस तरह से कट कर दिया और फिर बट वेल्ड से कनेक्ट किया, तो यहाँ पर आप एक वी शेप देख सकते हो. दिस इज फॉर्मिंग ए सिंगल वी. ओके, तो इस टाइप के बट वेल्ड को हम बोलते हैं सिंगल वी बट वेल्ड. फाइन. इसी तरीके से सपोज हमने कटिंग इस तरह से की, इस तरह से दो प्लेट्स की कटिंग करके हमने यहाँ पे वेल्डिंग मटेरियल फिल कर दिया. ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं दो वी आपको नजर आ रहे होंगे. एक वी शेप तो ये हो गई, एंड दिस इज सेकंड वी. फाइन, तो इसको हम बोलेंगे डबल वी बट वेल्ड. ओके, इसी तरीके से बहुत सारे तरीके से हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं. सपोज ये कोई प्लेट है और यहां पर हमने सपोज कटिंग की है कुछ इस तरीके से. ओके, और बीच में वेल्डिंग मटेरियल को हमने फिल कर दिया. बीच में वेल्डिंग मटेरियल को हमने फिल कर दिया. यहां पर आप एक यू शेप देख सकते हैं, एक यू शेप आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं. तो ऐसे वेल्ड को हम बोलेंगे, एक सिंगल यू है तो इसको हम बोलेंगे सिंगल यू बट वेल्ड. ओके, इसी तरीके से हम प्लेट्स को इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं. और यहां पर वेल्डिंग मटेरियल को हमने फिल कर दिया. ओके, तो यहां पर आप दो यू शेप नोटिस कर सकते हैं. एक यू ये हो गया एंड दिस इज द अदर यू. दो यू है तो इसको हम बोलेंगे डबल यू बट वेल्ड. ये क्लियर है सबको? ओके, तो जितने भी सिंगल टाइप के वेल्ड्स है, सिंगल वी, सिंगल यू, सिंगल जे, स्टार्टिंग में सिंगल लग गया, उनमें हम बोलते हैं सिंगल टाइप जो वेल्ड्स है, सिंगल टाइप बट वेल्ड्स. इनमें हम बोलते हैं कि मटेरियल का जो वेल्डिंग मटेरियल फिल किया हमने, वेल्डिंग मटेरियल का इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होता है. ठीक है, वेल्डिंग मटेरियल का सिंगल टाइप वेल्ड्स में इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होता है, जबकि हम बोलेंगे कि जो डबल टाइप के वेल्ड्स हैं इनमें वेल्डिंग मटेरियल का कंप्लीट पेनिट्रेशन होता है. पेनिट्रेशन मतलब प्रवेश. ठीक है, यहाँ पर इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन का मतलब ये हुआ कि पूरी एज पर मटेरियल प्रॉपर्ली पहुंच नहीं पा रहा. ठीक है, इसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन. जबकि यहाँ पर ज्यादा प्रॉपर बॉन्डिंग होगी इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे वेल्डिंग मटेरियल ज्यादा है तो उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी. ओके, यहाँ पर जब डबल टाइप के जो वेल्ड्स है, डबल वी, डबल यू, डबल जे और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, डबल टाइप के वेल्ड्स में हम बोलेंगे कि वेल्डिंग मटेरियल का कंप्लीट पेनिट्रेशन हो रहा है. इज दैट क्लियर? बताइए. सिंगल टाइप के बट वेल्ड्स में हम बोलेंगे वेल्डिंग मटेरियल का इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन हो रहा है. इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन मानते हैं, ये कोड ने रिकमेंड किया. ठीक है, पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा प्रॉपर्ली वेल्डिंग मटेरियल. जबकि जो डबल टाइप के वेल्ड्स है, इनमें हम बोलते हैं वेल्डिंग मटेरियल का कंप्लीट पेनिट्रेशन हो रहा है, मतलब प्रॉपर्ली ये पूरी एज पर पेनिट्रेट मतलब प्रवेश कर पा रहा है. यहां पर हम कंप्लीट पेनिट्रेशन मानेंगे.
ये बताइए, क्लियर है आप सब लोगों को? यस और नो? कमेंट प्लीज। ये आपको क्लियर है ये दोनों पॉइंट्स? प्रदुमन, धनंजय, राजकुमारी, बताइए आप लोग। स्किप हो रहा है? ठीक है, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि कहीं भी अगर ऐसा बट वेल्ड दिया जिसके आगे सिंगल वर्ड यूज हो रहा है तो वो हमें इतना ध्यान रखना है जो हमारे काम में आएगा कि इसमें इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होगा। एक्चुअल मीनिंग क्या है कि यहाँ पे प्रॉपरली बॉन्डिंग नहीं हो पा रही, वेल्डिंग मटेरियल जो है वो यहाँ पे एज के अलोंग प्रॉपरली पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा। ठीक है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बोलेंगे। और जो डबल टाइप के बट वेल्ड्स है उनमें कंप्लीट पेनिट्रेशन मानते हैं। ये दो चीज याद रखनी है आपको। ओके, अब आ जाइए जो रिकमेंडेशन हमने बोली थी, ऐसा हमने डिस्कस किया था फॉर सिंगल टाइप बट वेल्ड्स। ये कोडल प्रोविजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर सिंगल टाइप बट वेल्ड्स इनमें क्या हुआ, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन हुआ, तो कोड ने रिकमेंड किया इनके लिए इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, टी से डिनोट किया मैंने, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इज इक्वल टू 5/8 टाइम्स थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। दो प्लेट्स को हमने कनेक्ट किया, कम वाली थिकनेस कंसिडर करनी है। ठीक है, तो ये इसमें थ्रोट बोलेंगे हम बट वेल्ड में। सिंगल टाइप बट वेल्ड में थ्रोट किसे बोलेंगे, 5/8 टाइम्स थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट को थ्रोट थिकनेस कंसिडर कर लेंगे। ओके, और फिर कोड ने बोला कि जो डबल टाइप के बट वेल्ड्स है जिनमें कंप्लीट पेनिट्रेशन हो रहा है, इनमें जो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस है दैट इज इक्वल टू द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। ओके, क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप जल्दी से नोट कर लीजिए। प्रदुमन, एक बार हम सारे क्वेश्चंस कर ले, फिर उसके बाद आपके डाउट्स में सारे क्लियर करूंगा। ठीक है, जितने भी आपके डाउट्स हो वो मैं सारा डिस्कस करूंगा। ओके, एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस इसमें है नहीं। इसके बाद ये बुकलेट कंप्लीट है, तो उसके बाद आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो आप सारे पूछ सकते हो। इसको जल्दी नोट कीजिए।
ओके, नोट किया आप लोगों ने? ओके, फिर ये दो पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए, जिनको ये नहीं पता वो जल्दी से नोट कर लीजिए, ये दो पॉइंट्स नोट कर लेना। ओके, तो क्वेश्चन पे आ जाइए अब। क्वेश्चन था, ए बट वेल्ड, ये वेल्ड है, ए बट वेल्ड इज स्पेसिफाइड बाय इट्स इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। सीधा स्टेटमेंट ही कोड में गिवन है, फिर आगे एक्सप्लेन किया, दो रिकमेंडेशन जो लिखवाई थी कि थ्रोट थिकनेस बट वेल्ड के केस में किसे बोलेंगे। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत एग्जाम्स में पूछते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, द एक्चुअल थिकनेस ऑफ बट वेल्ड एज कंपेयर टू द थिकनेस ऑफ प्लेट इज यूजुअली मोर। बताया था, ठीक है, बट वेल्ड की थिकनेस हम क्या करते हैं, ज्यादा रखते हैं, प्लेट की थिकनेस से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम बट वेल्ड प्रोवाइड करते हैं ऊपर तक। ओके, सिक्स देखिए, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ फ्लैट वेल्ड इज, बताइए, टोटल लेंथ माइनस 2 टाइम्स वेल्ड साइज, ऐसा हम बोलते हैं। ओके, और जो बट वेल्ड है उसके लिए इफेक्टिव लेंथ कितना, एक्चुअल लेंथ के बराबर होता है, दोनों पता होना चाहिए आपको, बताया था पहले। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7, for two plates of equal thickness, full strength of flat weld can be ensured if its maximum size for square edge is limited to, बताइए। वन 1.5 mm लेस देन दी थिकनेस। दो बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन हमने डिस्कस की थी कि अगर कहीं स्क्वायर एज है, ठीक है, वहां पर अगर हम फ्लैट वेल्डिंग कर रहे हैं, समथिंग लाइक दिस, कि यहाँ पे हमने वेल्डिंग कर दी फ्लैट वेल्ड, यहाँ पर हमने सपोज प्रोवाइड कर दिया, तब हम ऊपर कम से कम 1.5 mm का गैप छोड़ते हैं, 1.5 mm का गैप छोड़ते हैं, ये रिकमेंडेशन डिस्कस की थी, ठीक है। और रीजन भी इसका एक्सप्लेन किया था कि अगर हमने ये गैप नहीं छोड़ा या इससे ज्यादा साइज की हमने वेल्डिंग कर दी, तब उस केस में वेल्ड की फुल स्ट्रेंथ डेवलप नहीं हो पाती है, लिखवाया था मैंने। इससे ज्यादा अगर हमने साइज ऑफ वेल्ड प्रोवाइड किया तो फुल स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड डेवलप नहीं हो पाएगा। और जो रोल्ड सेक्शन थे वहां पर कितना होता था, 3/4 टाइम्स थिकनेस, ये मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड होता था, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है। देन क्वेश्चन नंबर 8, द वीकेस्ट प्लेन इन अ फ्लैट वेल्ड इज, थ्रोट होता है, द वन अलोंग दी थ्रोट, जो प्लेन थ्रोट के अलोंग है दैट इज द वीकेस्ट प्लेन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9, इफ द थिकनेस ऑफ थिनेस्ट आउटसाइड प्लेट इज 10 mm, ठीक है, थिनेस्ट प्लेट की थिकनेस दे रहा है 10 mm, देन द मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट्स इन टेंशन विल बी टेकन एज, टेंशन में मैक्सिमम पिच जो होती है दैट इज मिनिमम ऑफ 16t, t दिया यहाँ पे 10, सो 160 mm, एंड द सेकंड रिकमेंडेशन इज 200 mm। दोनों में से जो भी कम है, कितना कम है, कौन सा कम है, 160। सिंपल है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, यूपीएससी में भी बहुत बार रिपीटेड है। किसी को डाउट हो तो पूछिएगा।
ओके डन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when the axis of load lies in the plane of rivet group then the rivets are subjected to, बताइए। ओनली शियर स्ट्रेस, पहले भी डिस्कस किया था क्वेश्चन एमसीक्यू में, किसी को डाउट हो तो पूछिए। जब केवल डायरेक्ट लोडिंग लग रही है उस केस में शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है। और जब एसेंट्रिसिटी भी है, कुछ मोमेंट लग रहा है, तब उस केस में बेंडिंग भी अप्लाई होगा, ठीक है। अब यहाँ पर लोड लाइन पर जो है लोड अप्लाई हो रहा है, ठीक है। लोड लाइन जो है दैट इज इन द प्लेन ऑफ रिविट ग्रुप, रिविट ग्रुप के प्लेन पर लोड अप्लाई हो रहा है, तब उस केस में एसेंट्रिसिटी जीरो। एक्सप्लेन किया था ये डायग्राम बना के, सेम क्वेश्चन हमने एमसीक्यू में डिस्कस किया था। एमसीक्यू में स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन था, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन था। किसी को डाउट हो तो पूछिए, ठीक है। किसी को डाउट हो तो पूछना। देन क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन द एक्सिस ऑफ, सेम क्वेश्चन है ये, सेम नहीं, थोड़ा डिफरेंस है। देखिए, when the axis of load lies in the plane of rivet group then the most heavily loaded rivet will be the one which, बताइए। ये मैंने एक्सप्लेन किया था, ये क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं किया था लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। देखिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक, ये पहली लाइन जो लाइन है ये ऊपर वाले क्वेश्चन की यहाँ पे टाइप हो गई है, ओके। तो इसमें कुछ गड़बड़ है, इसको मैं लास्ट में बताता हूँ एक्चुअल क्वेश्चन क्या है। इसको भी स्किप कर देते, अभी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसको, क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन क्या है वो मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक से ये पहली लाइन ऊपर से कॉपी पेस्ट हो गई है, तो एक्चुअल क्वेश्चन जो भी है वो मैं डिस्कस कर लूंगा, इसको भी छोड़ दीजिए फिलहाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी के पास गुप्ता एंड गुप्ता हो तो उसमें ये क्वेश्चन देखिए, ऊपर वाला जो एक्चुअल क्वेश्चन था वो क्या था। गुप्ता एंड गुप्ता में देखिए क्वेश्चन,
ओके चलो उसको क्वेश्चन को बाद में देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट इज फ्री फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेसेज। सेम क्वेश्चन है। ओके चलो उसको लास्ट में देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट इज फ्री फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेसेज। मतलब ये पूछना चाह रहा है कि किस टाइप के रिवेटेड जॉइंट में बेंडिंग स्ट्रेसेज डेवलप नहीं हो पाती है, बताइए। डबल कवर बट जॉइंट में पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। डबल कवर बट जॉइंट में जो बेंडिंग स्ट्रेसेज है वो नेग्लिजिबल होती है, तो हम उनको कंसिडर नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 13, द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डायमीटर एंड नॉमिनल डायमीटर फॉर द रिवेट्स अप टू 25 mm डायमीटर, बताइए। 25 mm डायमीटर तक डी डेस और डी में क्या डिफरेंस होगा। 1.5 बताया था, डी डेस डायमीटर ऑफ होल इज इक्वल टू डी प्लस 1.5 इफ द डायमीटर ऑफ रिवेट इज लेस देन इक्वल टू 25 mm। और जब ये 25 से ज्यादा होता था तब उस केस में हम डी प्लस 2 लेते थे, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सो इट इज इक्वल टू 1.5 mm। इसके बाद बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एज कंपेयर टू फील्ड रिवेट्स द शॉप रिवेट्स आर। क्वेश्चन में बोल रहा है कि फील्ड रिवेट्स के कंपैरिजन में शॉप रिवेट्स क्या होती है, स्ट्रॉन्गर होती है, वीकर होती है, इक्वली स्ट्रॉन्ग होती है, बताइए। रिपीट, कौन सा प्रदुमन, कौन सा रिपीट करने के लिए कह रहे हो आप। हाँ क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं, तो बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस बनते हैं स्टील में ऑब्जेक्टिव में। एज कंपेयर टू फील्ड रिवेट्स द शॉप रिवेट्स आर स्ट्रॉन्गर, बताया था, ठीक है। शॉप रिवेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, कितना स्ट्रॉन्ग होती है, 10% मोर स्ट्रॉन्गर होती है, ये भी याद रखना, ठीक है। फील्ड रिवेट्स के कंपैरिजन में जो शॉप रिवेट्स है उनकी स्ट्रेंथ या एफिशिएंसी बोल दीजिए 10% ज्यादा होती है। स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो एफिशिएंसी भी उसी रेशियो में ज्यादा होगी। 15 देखिए, if the thickness of plate to be connected by a rivet is 16 mm, thickness दिए 16 mm, then suitable size of rivet as per Unwin's formula, ठीक है, 6.05 under root t या 6.04 under root t, t is 16, so it is equal to 24.16 mm, ऑप्शन सी, ठीक है, डिस्कस किया था हमने। क्वेश्चन नंबर 16, बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट एज डिस्टेंस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। By providing sufficient edge distance, which of the following failures of riveted joint can be avoided? क्वेश्चन में बोल रहा है कि sufficient edge distance प्रोवाइड करके किस टाइप का फेलियर हम अवॉइड कर सकते हैं। ए ऑप्शन है टेंशन फेलियर ऑफ द प्लेट, बी है शेयर फेलियर ऑफ द रिवेट, सी ऑप्शन है शेयर फेलियर ऑफ द प्लेट एंड डी ऑप्शन इज क्रशिंग और बियरिंग फेलियर ऑफ द रिवेट, बताइए। 16 पहले भी मैंने डिस्कस किया था, बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। सफिशिएंट एज डिस्टेंस जब प्रोवाइड की तब हम कौन सा फेलियर अवॉइड कर सकते हैं। सपोज कोई कनेक्शन है इस तरह से और ये लोड की डायरेक्शन है, तब मैंने बताया था कि जो एंड डिस्टेंस या एज डिस्टेंस है अगर उसको सफिशिएंटली प्रोवाइड नहीं किया तो यहाँ से 45 डिग्री प्लेन पर टीयरिंग हो जाती है ड्यू टू शियर। सो दिस टाइप ऑफ फेलियर इज नोन एज शियर फेलियर ऑफ प्लेट। कनेक्शन फेल नहीं हो रहा है, प्लेट फेल होगी। अगर ये एज डिस्टेंस जो है या एंड डिस्टेंस जो है वो सफिशिएंट नहीं है तो शेयर फेलियर ऑफ प्लेट हम बोलेंगे। लेकिन कोड की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग मिनिमम एंड डिस्टेंस और मिनिमम एज डिस्टेंस हमने प्रोवाइड की तो शेयर फेलियर ऑफ प्लेट नहीं होगा, ठीक है। सो वी कैन अवॉइड द शेयर फेलियर ऑफ द प्लेट बाय प्रोवाइडिंग द सफिशिएंट एंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस। क्लियर सबको, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 17, मिनिमम पिच ऑफ द रिवेट्स शेल नॉट बी लेस देन, कितना होता है 2.5 डी, ठीक है। 2.5 डी होता है, डी इज द डायमीटर ऑफ रिवेट और बोल्ट, ठीक है। यहाँ पे डी ग्रॉस डायमीटर बोला है, जो ओल्डर कोड में पुराने कोड में रिकमेंडेशन थी, पुराने कोड में था 2.5 इंटू डी डेस, ठीक है। डी डेस था ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट। अब जो 2007 वाला कोड है उसमें डी जो है इट इज डायमीटर ऑफ रिवेट, ग्रॉस डायमीटर नहीं बोलेंगे नए कोड के अकॉर्डिंग, केवल डायमीटर ऑफ रिवेट बोलेंगे, ओके। तो पुराने कोड का क्वेश्चन है,
गुप्ता एंड गुप्ता जो है 2002 के बाद में कभी भी अपडेट नहीं हुई, 2002 के बाद में रीप्रिंट हुई है लेकिन अपडेट कभी भी नहीं हुई, कवर चेंज हुआ है केवल। ठीक है, तो हमारा जो कोड है जो हम पढ़ रहे हैं वो 2007 में आया और ये बुक है 2002 के बाद अपडेट नहीं हुई, तो पुराने कोड के क्वेश्चन से मतलब समझ लो। स्टिल आरसीसी में प्रॉब्लम ये है गुप्ता एंड गुप्ता, आर अगोर, आर एस कुर्मी की ये बुक्स बहुत टाइम से अपडेट नहीं हुई है, तो वहां पर पुराने कोड के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो ये पुराने कोड का क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 18, एफिशिएंसी ऑफ अ रिवेटेड जॉइंट हैविंग द मिनिमम पिच एज पर आईएस 800। बताइए, प्रूव किया था मैंने इसे, याद है? इसको प्रूव किया था 60%। पुराने कोड से सोल्व होगा ये भी बताया था, पुराने कोड से सोल्व होगा ये भी बताया था, सॉल्यूशन करके बताया था मैंने। ठीक है, किसी को डाउट तो पूछेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये देखिए, मटेरियल कॉस्ट ऑफ अ रिवेट इज हायर देन दैट ऑफ अ बोल्ट। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट जो होती है रिवेट की वो बोल्ट से ज्यादा होती है, ऐसा नहीं है, बोल्ट की कॉस्ट जो है वो ज्यादा होती है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। बी देखिए, टेंजेंट स्ट्रेंथ ऑफ अ बोल्ट इज लेसर देन दैट ऑफ अ रिवेट। जो बोल्ट की टेंजेंट स्ट्रेंथ है वो रिवेट से कम होती है, कम नहीं होती, ज्यादा होती है। ठीक है, बताया भी था कि जहां पर टेंजेंट स्ट्रेंथ को रजिस्ट करना होता है वहां पे बोल्ट जो होते हैं वो ज्यादा सुटेबल है। क्वेश्चन किया था हमने कैसा, तो ये गलत है। सी देखिए, बोल्ट्स आर यूज्ड एज अ टेम्पररी फास्टनिंग, फास्टनिंग मतलब कनेक्शन, वेयर एज द रिवेट्स आर यूज्ड एज परमानेंट फास्टनिंग। ये करेक्ट है, जहां पर हमें परमानेंट स्ट्रक्चर चाहिए होता है वहां पर हम रिविटेड या वेल्डेड कनेक्शन यूज करते हैं। पहले रिविटेड कनेक्शन यूज क्या करते थे, जब से नया कोड आया तब से हम वेल्डेड कनेक्शन यूज करते हैं। वेल्डेड जॉइंट और जो रिविटेड जॉइंट है वो रिजिड जॉइंट्स होते हैं, जबकि जो बोल्टेड जॉइंट्स है वो इतने रिजिड नहीं होते हैं। ठीक है, जहां पर टेम्पररी स्ट्रक्चर चाहिए होता है वहां पर हम बोल्टेड कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, नट बोल्ट को खोल के वापस से स्ट्रक्चर को डिसमेंटल कर सकते हैं। बट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इज लेस देन स्ट्रक्चर, तो वो तो हम डिजाइन करेंगे ना कनेक्शन, तो सेफ कनेक्शन तो हम डिजाइन करेंगे। ओके, तो याद रखना, पता होना चाहिए, याद रखना या नोट कर लेना, टेम्पररी स्ट्रक्चर्स में बोल्टेड कनेक्शन हम यूज करेंगे, बोल्टेड कनेक्शन एकमात्र ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और जो परमानेंट स्ट्रक्चर्स है इनमें रिविटेड या वेल्डेड कनेक्शन हम यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि काफी रिजिड कनेक्शंस होते हैं, जिनको नहीं पता नोट करना। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, डी ऑप्शन भी देख लीजिए, रिविटिंग इज लेस नॉइसी देन बोल्टिंग। रिविटिंग प्रोसेस में बोल्टेड कनेक्शन के कंपैरिजन में ज्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है, तो ये गलत है। ठीक है, रिविटेड कनेक्शन को 2007 वाले कोड में बैन कर दिया गया, उसका यूज अब बैन है। उसका एक रीजन ये भी था कि नॉइस पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जब हम रिविटिंग करते हैं तब उस प्रोसेस में हेड बनाते हैं। ठीक है, कि एक प्लेट सपोज ये है और दूसरी प्लेट ये है। ठीक है, हमें रिविटेड कनेक्शन से कनेक्ट करना था, तो मार्केट से जब हम रिविट लाते तो ऐसा कुछ होता है, ये रिविट का हेड हो गया और ये इसका शेंक वाला पोर्शन हो गया। फिर जब रिविटिंग प्रोसेस होती है तब हम क्या करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है ना, इसको हम हैमर से या मशीन से इसको हेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस प्रोसेस के दौरान हेड, ये वाला जो हेड बनाया इसको हम बोलते हैं ड्रिवन हेड, इसको हम बोलेंगे ड्रिवन हेड। ठीक है, और जो ऑलरेडी हेड मार्केट से बना हुआ आया था इसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चर्ड हेड, मैन्युफैक्चर्ड हेड। ठीक है, तो जो ड्रिवन हेड बनाने की प्रोसेस है इसके दौरान बहुत ज्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है, तो रिविटेड कनेक्शन को बैन करने का एक रीजन ये भी था कि नॉइस पोल्यूशन होता है।
ठीक है। ओके, तो ये पता होना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। एज पर IS 800 द रिविट्स सब्जेक्टेड टू कंबाइंड टेंजल एंड shear stresses आर proportion सच दैट, बताइए। क्वेश्चन पहले डिस्कस किया है। ये कंडीशन बताई थी, ठीक है। इसको हमने बोला था इंटरेक्शन फॉर्मूला, लिखवाया था मैंने, पुराने कोड के अकॉर्डिंग भी बताया था। और ऐसा बताया था कि इनमें कर्व भी पूछ लेते कई बार, ठीक है। एक तरफ लिया मैंने FS अपॉन PS और इधर लिया मैंने FT अपॉन PT, तब इसका कर्व भी बताया था कि ऐसा लीनियर आएगा। दिस वैल्यू इज 1.4, दिस इज ऑल्सो 1.4। इसको हम बोलते हैं इंटरेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। Then question number 21. According to IS specifications, the maximum pitch of the rivets in compression is lesser of 200 mm and 12 T. पता है आप लोगों को। Then question number 22. For rivets in tension with countersunk heads, the tangential value shall be, बताइए। ये नया क्वेश्चन है, हमने पहले डिस्कस नहीं किया है इसको। ये कोडल प्रोविजन है पुराने कोड के अकॉर्डिंग। अगर हमने काउंटर संक हेड वाली रिविट्स का यूज किया तब टेंजल वैल्यू जो है हम 33.33% कम कंसिडर करते हैं। याद रखना, कोडल प्रोविजन है। काउंटर संक हेड क्या होता है कि ऐसा कुछ, ये शेंक वाला पोर्शन हो गया रिविट का, और ऐसा जो हेड होता है इस तरह का कुछ, इसको हम बोलते हैं काउंटर संक हेड, ठीक है। इसको हम बोलेंगे काउंटर संक हेड, ठीक है। बताया था मैंने कि जो मार्केट में रिविट्स अवेलेबल है उनका हेड अलग अलग शेप में अवेलेबल होता है। अगर ये काउंटर संक हेड वाली रिविट्स हमने यूज की तब टेंजल स्ट्रेंथ को हम 33.33% डिक्रीज कर देते हैं। कोडल प्रोविजन है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सबको? ठीक है, जिन्हें नहीं पता वो नोट कीजिए। ये नया है, हमने पहले कभी डिस्कस नहीं किया इसको, तो नोट कर लीजिए इसको। ये रिकमेंडेशन नोट कर लेना। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। इन मोमेंट रेजिस्टेंट कनेक्शंस द मोमेंट रेजिस्टेंस ऑफ रिविटेड कनेक्शन डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। मोमेंट रेजिस्टेंट कनेक्शंस में रिविटेड कनेक्शन का मोमेंट रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करता है? ए ऑप्शन है शियर इन रिविट्स, बी है कंप्रेशन इन रिविट्स, सी है टेंशन इन रिविट्स, और डी है स्ट्रेंथ ऑफ रिविट्स इन बियरिंग। बताइए 23। ये रिविट्स में टेंशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ रिविट तो हमें बियरिंग और शेयरिंग दोनों में कंसिडर करनी पड़ेगी। जब भी हम जो रिविट्स या कोई भी कनेक्शन डिजाइन करेंगे तो हमें बियरिंग और शेयरिंग दोनों में उसकी स्ट्रेंथ कंसिडर करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, लेकिन ऐसे केसेस में जब मोमेंट रेजिस्टेंट कनेक्शन है तब हम जो टेंशन में रिविट से वो उनकी स्ट्रेंथ भी कंसिडर करेंगे। ओके, तो याद रखिएगा इसको। देन क्वेश्चन नंबर 24, एक डायग्राम दिया है, ऐसा कुछ डायग्राम है, और क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। कंसिडर द रिवेटेड जोन शोन इन फिगर द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ पी। पी यहाँ पर शो किया हुआ है। पी क्या है? ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिए, ये कुछ कनेक्शन है, ठीक है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिए, मतलब पी क्या है? पिच है, ठीक है। स्मॉल पी दिया है, वो पिच है। फाइन। रिविट डायमीटर दिया 20 mm, ये रिविट है, ठीक है। इसका डायमीटर दिया 20 mm। इस केस में मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू पूछ रहा है पी की, मतलब मैक्सिमम पिच पूछ रहा है। मैक्सिमम पिच पूछना चाह रहा है, बताइए। मैक्सिमम पिच पूछना चाह रहा है। एनीवन? 50 mm कैसे?
मैक्सिमम पिच की जितनी रिकमेंडेशन हमने डिस्कस की तो हमें पता होना चाहिए कि टेंशन मेंबर है, कंप्रेशन मेंबर है। अगर टेंशन मेंबर है तो मैक्सिमम पिच जो है दैट इज मिनिमम ऑफ 16T एंड 200 mm। ओके, और अगर कंप्रेशन मेंबर है तो मैक्सिमम पिच इज मिनिमम ऑफ 12T एंड 200 mm, ऐसा हम बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि टेंशन मेंबर है कंप्रेशन मेंबर है। जो डायग्राम दिया है वो उसमें बताइए कि ये टेंशन मेंबर है कंप्रेशन मेंबर है। ये डायग्राम देखिए और बताइए कि टेंशन मेंबर है कंप्रेशन मेंबर है। कंप्रेशन है, कैसे पता? लोड की डायरेक्शन देखिए, यहाँ पे लोड लग रहा है किस डायरेक्शन में, यहाँ पे लोड की डायरेक्शन देखिए इस तरह से कंप्रेशन को शो कर रखा है, कंप्रेसिव फोर्स है ये, ठीक है, इससे हम समझ गए। तो कंप्रेशन में जो मैक्सिमम पिच है, मैक्सिमम पिच इज मिनिमम ऑफ पहला 12T एंड 200 mm एंड 200 mm। थिकनेस कितनी दी थी? 6 mm, सो इट इज इक्वल टू, ओके, थिकनेस देखिए, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट लेते हैं 6 mm है। थिकनेस कौन सी लेनी है? कम वाली लेते हैं हमेशा। टी इज द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, तो 6 mm थिकनेस है। ओके, तो ये आ गया 72 mm एंड 200 mm, दोनों में से मिनिमम कौन सा? 72 mm। क्लियर सबको? यही आंसर हो जाएगा, बताइए। थिकनेस थिनर प्लेट की लेनी है विच इज 6 mm। ओके, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 72 mm विच इज ऑप्शन सी। ओके, ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए स्टील प्लेट इज 30 सेंटीमीटर वाइड एंड 10 mm थिक। ए रिवेट ऑफ नॉमिनल डायमीटर 18 mm इज ड्रिवन। द नेट सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट इज, सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। नेट एरिया जो होता था दैट इज इक्वल टू बी माइनस एन डी डेस इंटू टी, ऐसा हम बोलते थे। बी इज द विड्थ ऑफ द प्लेट, विड्थ ऑफ प्लेट गिवन है 30 सेंटीमीटर, माइनस एन नंबर ऑफ बोल्ट या रिविट, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिविट की बात की है तो यहाँ पे एन 1 हो जाएगा। डी डेस इज द डायमीटर ऑफ होल, ठीक है। नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिविट दिया 18 mm, डायमीटर ऑफ रिविट है 18 mm, तो डायमीटर ऑफ होल कितना हो जाएगा? 18 प्लस 1.5 दैट इज 19.5 mm, ठीक है। 19.5 mm या 1.95 सेंटीमीटर बोल दीजिए इसे। तो यहाँ पे डी डेस कितना? 1.95 सेंटीमीटर, और टी जो है दैट इज द थिकनेस ऑफ प्लेट विच इज गिवन एज 10 mm विच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये सब कुछ सेंटीमीटर मिल लिया, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, कितना आता है ये? 28.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेम न्यूमेरिकल हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये सेम क्वेश्चन 2 बार यूपीएससी में पूछा है। किसी को डाउट हो तो बताइएगा, रिपीटेशन है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं। ओके, द कॉमन assumption दैट ऑल रिविट शेयर, ये शेयर है, ऑल रिविट शेयर इक्वली ए नॉन एसेंट्रिक लोड इज वैलिड एट अ लोड, बताइए, ठीक है। सेम क्वेश्चन डिस्कस किया था कि ये जो assumption है ऑल रिविट्स कैरी इक्वल लोड, दिस इज वैलिड एट अ लोड इक्वल टू द फेलियर लोड। फेलियर कंडीशन में ये वैलिड है, और इसको मैंने डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन भी किया था। जब फेलियर कंडीशन आएगी तब सारे जो रिविट्स थी उनमें परमिसिबल स्ट्रेस अचीव हो जाएगी, उस कंडीशन को ही हम फेलियर कंडीशन बोलते हैं। मतलब सारी रिविट्स ने इक्वल लोड उस कंडीशन में कैरी किया। इसको एक्सप्लेन किया था मैंने, कुछ डाउट हो तो पूछेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27।
इन द डिजाइन ऑफ फ्रेम्ड कनेक्शंस द रिविट्स और बोल्ट्स कनेक्टिंग द वेब ऑफ द बीम विद द कनेक्टिंग एंगल्स आर सब्जेक्टेड टू। ठीक है, जो फ्रेम्ड कनेक्शन है उसमें वेब जो है बीम की, बीम से जो बीम की जो वेब है उसको हमने कनेक्ट किया रिविट या बोल्ट से, तब जो एंगल्स है वो उन पर क्या अप्लाई होगा। ए ऑप्शन है सिंगल शियर एंड बियरिंग। ठीक है, शियरिंग और बियरिंग में देखना क्या अप्लाई होगा। देखिए इसको डायग्राम में समझना कि सपोज ये कोई बीम है, ठीक है, और इसकी वेब को हमने कनेक्ट किया विथ कनेक्टिंग एंगल्स। तो बताया था कि जब एंगल्स कनेक्ट करने होते हैं तो हम यहाँ पर एंगल इस तरह से प्रोवाइड कर देते हैं, इस तरीके से यहाँ पर हमने एंगल प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, और अंदर जो सरफेस है वो किसकी है, वेब की सरफेस है ऐसा। और यहाँ पे रिविट बोल्ट कुछ हमने प्रोवाइड किया, सपोज यहाँ पे हमने रिविट प्रोवाइड कर दी, ये रिविट है। ओके, तब ये किस में होगी, सिंगल शेयर में या डबल शेयर में, ऐसा पूछा है। बताइए बताइए। देखिए जब भी हम कनेक्शन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पीछे भी क्या होगा, यहाँ पे एंगल सेक्शन यहाँ पे प्रोवाइडेड होगा। तो हम क्या करते हैं, जब ये कनेक्शन बनाते हैं तो ये हमने रिविट या बोल्ट प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितने शेयर प्लेन्स होंगे, जहां पर भी दो प्लेट्स मिलती है तो वहां पे दो शेयर प्लेन हो जाते हैं, शेयर प्लेन जनरेट हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एंगल सेक्शन की सरफेस और ये जो वेव की सरफेस है इस प्लेन पर मिल रही है, यहाँ पे एक शेयर प्लेन जनरेट होगा, शेयर प्लेन जनरेट होगा। ऐसे ही यहाँ पे एक इंटरफेस है, ठीक है, तो यहाँ पर शेयर प्लेन जनरेट होगा। दो शेयर प्लेन्स हो गए तो ये जो रिविट या बोल्ट जो भी है वो डबल शेयर में हो जाएगा। और बियरिंग एक्शन तो हमेशा होगा कि कांटेक्ट के कारण हमेशा लोड ट्रांसफर तो होगा। जब ये एंगल और जो वेव है वो कांटेक्ट में है तो बियरिंग के कारण लोड ट्रांसफर होगा। बताया था बियरिंग के कारण लोड ट्रांसफर मतलब कांटेक्ट के कारण लोड ट्रांसफर। तो डबल शेयर में होगी रिविट या बोल्ट जो भी है, और बियरिंग एक्शन तो होगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, डबल शेयरिंग एंड बियरिंग ऑन दी वेव। बताइए क्लियर है। यस और नो। ओके, तो कनेक्शंस के क्वेश्चंस कंप्लीट है। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज टेंशन मेंबर्स। गुप्ता एंड गुप्ता के ही क्वेश्चंस है, उनको हमने टॉपिक वाइज असेंबल किया है। तो नेक्स्ट टॉपिक है टेंशन मेंबर्स। पहला क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ सिंगल एंगल्स इन टेंशन कनेक्टेड बाय वन लेग ओनली द नेट इफेक्टिव एरिया एज पर IS 800 इज। ठीक है, सिंगल एंगल इन टेंशन कनेक्टेड बाय वन लेग ओनली। तो हमने डिस्कस किया था, तीन चार केसेस हमने डिस्कस किए थे कि जब कोई प्लेट है, ये गसेट प्लेट है सपोज, और यहाँ से सिंगल एंगल कनेक्ट किया, ये सिंगल एंगल सेक्शन कनेक्ट किया, तब इस केस में जो नेट इफेक्टिव एरिया होता था वो होता था A1 प्लस K टाइम्स A2, ऐसा हमने बोला था इस केस में। और इस केस में K की वैल्यू होती थी 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2। याद आया आपको, ऐसा बताया था। ठीक है ठीक है, डिस्कस कर चुका हूं मैं। यहाँ पर A1 को हम बोलते थे इट इज द नेट एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग, और A2 को हम बोलते थे ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग। A1 को हमने बोला नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग और A2 को बोला ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग। तो K की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं हम। यहाँ पर देखिए A जो बोला है, एक क्वेश्चन में जो A बोला है ये नेट सेक्शनल एरिया बोला है ऑफ कनेक्टेड लेग, और स्मॉल b जो बोला है इसको ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग बोला है। तो इसकी टर्म में क्या हो जाएगा, ये 3 स्मॉल a अपॉन 3a प्लस b। ठीक है, क्वेश्चन में स्मॉल a बोला है नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग को, और स्मॉल b बोला है ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग को। तो ये वैल्यू हो जाती है k की। इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए क्योंकि क्वेश्चन में नेट एरिया पूछा है। नेट एरिया जो है इट इज इक्वल टू कितना, A1 प्लस K टाइम्स A2। A1 की जगह इसने नोटेशन चेंज कर दिया, इसने स्मॉल a बोला है प्लस K की वैल्यू 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2। A2 की जगह इसने B बोल दिया, इंटू A2 की जगह इसने B बोला तो B लिख देता हूं। ठीक है, इसको रीअरेंज कर लो तो ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। इट इज इक्वल टू A प्लस, इसको मैं अरेंज करके बोल रहा हूँ, वापस से इसको अरेंज कर रहा हूँ। B है यहाँ पर B अपॉन 3A प्लस B अपॉन 3A, एक ही बात है ना।
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस टर्म को हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं, ओके। या फिर यहां से देखिए a प्लस बी अपॉन 3a कितना 1 प्लस b अपॉन 3a, तो b अपॉन 3a 1/3 कितना होता है 0.33 होता है, और b अपॉन a, ठीक है। ये आ गया, कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है सबको, किसी को डाउट हो तो पूछिए, नोट कीजिए इसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करें, बताइए, नोट किया सबने। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, पिच ऑफ टैकिंग रिविट्स, टेक रिविट्स के लिए बोल रहा है, पिच ऑफ टैकिंग रिविट्स व्हेन डबल एंगल्स कनेक्टेड बैक टू बैक एंड एक्टिंग एज टेंशन मेंबर्स शुड नॉट बी मोर देन, टेक रिविट्स प्लस टेंशन मेंबर, तो बताया था 1000 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और टेक रिविट्स होती है अंडर कंप्रेशन, तब उस केस में 600 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पूछते बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है, कंप्रेशन में 600 mm और टेंशन में 1000 mm, टेक रिविट्स की बात हो रही है। देन question number 3, a single angle tie means the tension member in a welded steel roof truss of an industrial building is subjected to an axial tensile force of 60 kilonewton, force given है 60 kilonewton, tension member इसने बोल दिया, tie member बोल दिया, एक ही बात है, okay। if the yield stress of the material is 250 megapascal, yield stress given है 250 megapascal, then the section that would best satisfy the requirement of IS standard, बताइए। क्वेश्चन में बोला है कि कोई टेंशन मेंबर है, उस पर लोडिंग कंडीशन गिवन है, ठीक है, यील्ड स्ट्रेस गिवन है, तब उस केस में बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सेक्शन सबसे सूटेबल होगा एज अ टाइम मेंबर या एज अ टेंशन मेंबर। फाइन, तो ऐसा जो क्वेश्चन है काफी लेंथी हो जाता है, काफी ये ट्रायल एंड एरर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसमें ऑप्शन से क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देखिए कि हमें इतने लोड को सेफली कैरी करने के लिए कितना एरिया ऑफ सेक्शन रिक्वायर्ड है। अगर आपने डिजाइन पढ़ी है ना, तो एरिया ऑफ सेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से हम, जो एरिया रिक्वायर्ड है, टेंशन मेंबर है, देखिए यहां से जो स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर है, डिस्कस किया था, स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर, अगर हम WSM से सोचे, स्ट्रेंथ को मैं T से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या, एरिया, कौन सा, नेट एरिया, नेट एरिया मल्टीप्लाइड बाय परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है। परमिसिबल स्ट्रेस कितनी होती है टेंशन मेंबर के लिए, परमिसिबल स्ट्रेस होती है 0.6 FY, तो 0.6 FY बोल सकता हूं यहां पे, क्लियर। अब यहां से एरिया देखिए, एरिया जो रिक्वायर्ड होगा दैट इज इक्वल टू जो स्ट्रेंथ है या लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ मेंबर है डिवाइडेड बाय 0.6 FY, ओके। और लोड कितना गिवन है, देखिए लोड कितना गिवन है, लोड इज गिवन एज 60 किलोन्यूटन, 60 किलोन्यूटन या 60 into 10⁻³
इतना न्यूटन डिवाइडेड बाय 0.6 FI, FI इज गिवन एज 250, ठीक है। इतना एरिया रिक्वायर्ड होगा टू सेफली ट्रांसमिट दी 60 किलोन्यूटन लोड। कितना रही है एग्जैक्ट वैल्यू बताना, गलती नहीं होनी चाहिए, बताइए। 400 mm स्क्वायर, करेक्ट है क्या? ये कैलकुलेशन चेक करना। ओके अब जो ऑप्शंस गिवन है वहां पर देख लीजिए कि किसका एरिया लगभग इतना है। इससे कम अगर एरिया होगा तो सेक्शन फेल हो जाएगा, टेंशन में सेक्शन फेल हो जाएगा, ठीक है। जब आपने डिजाइन की होगी तो आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई मेंबर डिजाइन करते हैं जितना एरिया रिक्वायर्ड होता था उसको हम थोड़ा सा बढ़ाकर उसको हम सेक्शन को चूज कर लेते थे। ओके अब यहाँ पर 4 एंगल सेक्शन गिवन है, इन चारों का एरिया में कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। आपको याद हो तो जो एरिया होता है एंगल सेक्शन का, ठीक है, मैंने बताया भी था आपको कि एंगल सेक्शन का जो एरिया होता है, एक बार मैं रिमाइंड कर देता हूं। ये सपोज एंगल सेक्शन है एंड दिस इज लेग डिस्टेंस ए, 2 लेग से दूसरे लेग की डिस्टेंस मान लीजिए, ये लेग विड्थ बोल सकते हैं हम इसको, इट इज बी, दोनों की थिकनेस बराबर होती है, इसको टी बोल देते हैं, दिस इज ऑल्सो टी। देन एरिया जो होगा एक लेग का, A1 बोल रहा हूं, दैट इज इक्वल टू A माइनस T/2 इंटू टी, ऐसा हमने डिस्कस किया था, नोट भी कराया था आपको। जो सेकंड लेग का एरिया सपोज दैट इज A2, सो इट इज इक्वल टू B माइनस T/2 मल्टीप्लाइड बाई टी। ओके ठीक है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, जिन्हें नहीं पता नोट करना है इसको। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, जो 4 ऑप्शन है वहां पर हमें एरिया निकाल के देखना पड़ेगा। ए ऑप्शन देखिए कौन सा सेक्शन है, आइए से 50-55, ठीक है, ए ऑप्शन दिया है ISA 50-55। तो हमें ये पता है नोटेशन से कि ये 50 क्या है, एक लेग लेंथ है, दूसरा 50 क्या है, दूसरी लेग लेंथ है, और ये क्या है, टी है, ठीक है। यहाँ पर नोटेशन की बात करें तो ये ए हो गया हमारे फॉर्मूले में, ये बी हो गया, ये टी हो गया। तब इसका एरिया अगर मैं बोलूं देन इट इज इक्वल टू क्या, या टोटल एरिया एक साथ देख ले हम, इसका टोटल एरिया भी हम एक साथ देख सकते हैं। टोटल एरिया की बात करें इस केस में, टोटल एरिया कितना होगा, देखिए टोटल एरिया डायग्राम में देखना, बोर्ड पे देखना, यहां से इस लेग का एरिया कितना, A इंटू टी। जब A इंटू टी बोला तो मैंने यहां तक कंसिडर कर लिया, A इंटू टी इस पूरी लेग का एरिया, और इस लेग का एरिया कितना, B इंटू टी, लेकिन T 2 बार कंसिडर हो गया यहाँ पे, यहाँ तक का एरिया तो हम पहले ही कंसिडर कर चुके हैं। अगर मैं B इंटू टी बोल रहा हूं तो ये वाला जो पोर्सन है ये 2 बार कंसिडर हो गया, ये वाला पोर्सन 2 बार कंसिडर हो गया। एक बार बोल देता हूँ B इंटू टी, ठीक है, तो माइनस कर देंगे, इसका एरिया 2 बार कंसिडर हो गया, दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये बात समझ में आती है? टोटल एरिया ऑफ एंगल सेक्शन कितना बोल सकते हैं, या इन दोनों को ऐड कर लीजिए वही आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, वो टोटल एरिया हो गया एंगल सेक्शन का, वही आ जाएगा। ये बात समझ में आती है? टोटल एरिया ऑफ एंगल सेक्शन कितना, AT प्लस BT माइनस टी स्क्वायर। इज दैट क्लियर और नॉट, बताइए। किसी को डाउट है इसमें? इनको ऐड कर लीजिए, वो टोटल एरिया हो जाता है। ओके तो अब इससे हम एरिया निकाल लेंगे। जो पहला ऑप्शन था ये सेक्शन था, तो यहां से AT प्लस BT माइनस टी स्क्वायर ये एरिया होता है। देख लीजिए ए कितना 50 इंटू थिकनेस गिवन है 5 प्लस बी भी कितना 50 इंटू 5 माइनस टी स्क्वायर 5 का स्क्वायर, देखिए कितना आ रही है, बताइए। कितना आ रहा है, 475 इतना mm स्क्वायर, क्लियर। ओके फिर बी ऑप्शन देखिए, देखिए हमें जो रिक्वायर्ड एरिया था दैट वाज 400 mm स्क्वायर। अगर ये सेक्शन यूज करें तो इसका एरिया कितना 475 mm स्क्वायर, तो सेफ तो है, ठीक है, सेफ तो है, इतना लोड कैरी कर लेगा। बी ऑप्शन देखिए, आइए से 50-56, तो इसका एरिया तो और ज्यादा आएगा, ठीक है, इसका एरिया तो और ज्यादा आएगा। आइए से 50-56, सेकेंड ऑप्शन है ISA 50-56,
इसका एरिया देखिए कितना, ए इंटू टी, टी 6 प्लस बी इंटू टी माइनस का टी स्क्वायर। बताइए बताइए, आई थिंक इट शुड बी इक्वल टू 464 564। चेक कीजिए कैलकुलेशन, बताइए कितना आ रही है। ओके फिर सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन इज आई एस ए 55 55 5। ठीक है, आई एस ए 55 55 5, तो इसको भी चेक कीजिए, आई एस ए 55 55 5। इसका एरिया देखिए, ए इज 55 इंटू टी इज 5 प्लस बी इज अगेन 55 मल्टीप्लाइड बाई टी दैट इज 5 माइनस का टी स्क्वायर। बताइए कितना आ रहा है। इसका बताइए 525 और लास्ट और डी ऑप्शन देखिए 55 55 6। तो इसका एरिया ज्यादा आएगा थोड़ा, आइए से 55 55 6। ओके इसका एरिया देखिए ए इंटू टी प्लस बी इंटू टी माइनस टी स्क्वायर। बताइए कितना आ रहा है, 624 mm स्क्वायर, 624 mm स्क्वायर। ओके अब यहां से समझना इस चीज को, हमें इतना लोड कैरी करने के लिए, इतना लोड कैरी करने के लिए इतना एरिया रिक्वायर्ड था। इससे कम एरिया का अगर कोई सेक्शन है वो सेफ नहीं होगा, इतना लोड कैरी नहीं कर पाएगा। पहली चीज क्लियर ये होनी चाहिए। ओके इतना लोड कैरी करने के लिए कम से कम इतना एरिया रिक्वायर्ड होगा। ओके ओके तो यहां पर देखिए चारों जो सेक्शन है, चारों जो ऑप्शंस गिवन थे, उन सबका एरिया 400 से ज्यादा है, तो सारे सेक्शन जो है वो सेफ है, इतनी लोड को कैरी कर लेंगे। अब अगर हम बहुत ज्यादा एरिया का सेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो काफी ज्यादा अनइकोनॉमिकल होगा। तो सबसे सुटेबल सेक्शन कौन सा होगा, मोस्ट सुटेबल सेक्शन कौन सा होगा, जो सेफ भी होगा और साथ में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एरिया हम प्रोवाइड नहीं करें। इसके नियरेस्ट एरिया देख लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। कौन सा, 475। ठीक है, सेफ भी है और बाकी में एरिया और ज्यादा है तो वो ज्यादा कॉस्टली होगा, तो ये इकोनॉमिकल भी हो गया। तो इस केस में बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। इज दैट क्लियर। नवीन 624 जो है ये बहुत ज्यादा एरिया होगा, सेफ तो चारों सेक्शन है, हमें इतने लोड को कैरी करने के लिए 400 mm स्क्वायर इतने एरिया की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो उससे ज्यादा एरिया चारों ऑप्शन देखिए, इससे ज्यादा ही है, सेफ है सारे। ठीक है, कोई सा भी सेक्शन हम चूज कर सकते हैं, लेकिन 624 अगर इतना एरिया हमने प्रोवाइड किया, दैट विल बी वेरी मच अनइकोनॉमिकल। ठीक है, मटेरियल का एरिया बढ़ाओगे, मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगी ना। ओके तो हमें यहाँ पे इकोनॉमी भी देखनी है, तो इससे कम नहीं होना चाहिए, वो अनसेफ होगा। इससे जस्ट ज्यादा वाला एरिया का जो भी ऑप्शन होगा दैट विल बी दी आंसर। बताइए इज दैट क्लियर और नॉट। किसी को डाउट हो तो पूछिए, ये आंसर हो जाएगा। बताइए सबको क्लियर है ये, क्लियर, तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसे।
ओके डन। जिनको ये नहीं पता वो भी नोट कर लेना। ओके कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन है। ओके अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इतने ही क्वेश्चन है इसमें टेंशन मेंबर में, गुप्तन गुप्ता में, पूरी गुप्तन गुप्ता में टेंशन मेंबर के 3 ही क्वेश्चन है। ओके गुप्तन गुप्ता में 3 ही क्वेश्चन है टेंशन मेंबर के। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज कंप्रेशन मेंबर्स। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए कंप्रेशन मेंबर्स में, एज पर IS 800 द थिकनेस ऑफ स्लेब इज गिवन बाय। बताइए थिकनेस ऑफ स्लेब बेस पूछना चाह रहा है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ये होता है 3W/FB इंटू A² - B²/4 इन रूट स्क्वायर। ठीक है, वेयर W इज द प्रेशर इंटेंसिटी एंड FB जो है क्या होता था, बियरिंग स्ट्रेस, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस होती थी। A इज द लार्जर प्रोजेक्शन या ग्रेटर प्रोजेक्शन बोलते थे हम, एंड B इज द स्मॉलर प्रोजेक्शन। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन किया था डायग्राम बना के। ओके तो ये WSM का फॉर्मूला था, और जब ये मैंने फॉर्मूला बताया था तब आपको LSM का फॉर्मूला भी नोट डाउन कराया था। ओके तो सीधा फॉर्मूला पहले पूछा जाता था, बी आंसर हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कहीं ना कहीं डिस्कस किया था, क्वेश्चन ये डिस्कस नहीं किया लेकिन किसी और क्वेश्चन में मैंने ये चीज बताई थी। देखिए ए सर्कुलर कॉलम सेक्शन इज जनरली नॉट यूज्ड इन एक्चुअल प्रैक्टिस बिकॉज, ठीक है, जनरल प्रैक्टिस में मतलब टिपिकली हम सर्कुलर कॉलम सेक्शन यूज नहीं करते। क्यों नहीं यूज करते? ए ऑप्शन है इट इज अनइकोनॉमिकल, अनइकोनॉमिकल होगा। बी ऑप्शन इज इट कैन नॉट कैरी द लोड सेफली, इस सेफ्टी के साथ लोड कैरी नहीं कर सकता। सी ऑप्शन है इट इज डिफिकल्ट टू कनेक्ट बीम्स टू द राउंड सेक्शंस, बीम्स को राउंड सेक्शन पर कनेक्ट करना डिफिकल्ट होगा। एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ दी अबव। बताइए सी बताया था, जो ट्यूबुलर सेक्शन होता है वो भी तो राउंड है, सर्कुलर है ना। ठीक है, ट्यूबुलर सेक्शन जो होता है दैट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन, मोस्ट सुटेबल सेक्शन फॉर अ कंप्रेशन मेंबर। फिर भी हम उसको यूज नहीं करते क्योंकि स्टील का अगर कॉलम है और राउंड सेक्शन है तो वहां पे कनेक्शन बनाना काफी डिफिकल्ट होगा। सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ कॉलम सपोर्टेड थ्रू आउट द लेंथ बाय अ मेसनरी वॉल इज। बताइए, डिस्कस कर चुके हैं हम। 0, पूरी लेंथ अगर सपोर्टेड है तब उस केस में जो स्लेंडरनेस रेशियो वो 0 होगा, क्योंकि इफेक्टिव लेंथ इस केस में 0 होगी, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 4, according to IS specifications the effective length of a column effectively held in position at both ends and restrained in direction at one end। एक एंड पे फिक्स है, दूसरे पे हिंज है। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ बताइए 0.8 L होती है, एक एंड हिंज, दूसरा फिक्स है 0.8 L, डिस्कस किया हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 5, the effective length of a battened structure effectively held in position at both ends but not restrained in direction is taken as। बताइए battened structure है, बेटन के केस में हम इफेक्टिव लेंथ को 10% बढ़ा देते हैं, बताया था। तो अगर नॉर्मल केस में लेंथ L है तो 10% बढ़ा के कितनी हो जाएगी 1.1 L। ठीक है, बेटन के केस में 10% बढ़ा दीजिए, 10% बढ़ा दीजिए। ओके ठीक है, लेसिंग अगर गिवन होती तो 5% बढ़ा देते, तो उस केस में आंसर होता 1.05 L। ओके
ये थोड़ा नया क्वेश्चन था, तो ये नोट कर लेना कि बैटन है, ये नोटिस होना चाहिए आपको एग्जाम में कि बैटन के केस में बोला है तो 10% इंक्रीज करना है। देन क्वेश्चन नंबर 6, द मैक्सिमम स्लैंडरनेस रेशियो ऑफ अ कंप्रेशन मेंबर कैरिंग बोथ द डेड एंड सुपरइम्पोज्ड लोड। डेड लोड और लाइव लोड है, उस केस में लैम्डा मैक्स कितना 180। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, the maximum slenderness ratio of a steel column, the design of which is governed by wind or seismic forces। विंड लोड और लाइव लोड कंसिडर करना है, उस केस में बताइए। कॉलम के लिए मतलब कंप्रेशन में अगर है 250 होता था, पहले भी डिस्कस किया था। कंप्रेशन मेंबर बोल दिया ना इसने, कहाँ पे कॉलम बोल के समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, कंप्रेशन में हमें देखना है विंड लोड और अर्थक्वेक लोड के कारण कितना होता है, 250 होता है। Okay, the best arrangement to provide unified behavior in built up steel columns is by, repeated question है, पहले एमसीक्यू में डिस्कस कर चुके, बताइए। लेसिंग ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू बैटनिंग सिस्टम, ठीक है, फॉर यूनिफाइड बिहेवियर। ठीक है, इसका मतलब भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि यूनिफाइड बिहेवियर मतलब पूरा का पूरा जो मेंबर है वो एज ए सिंगल यूनिट एक्ट करना, उसको हम बोलते हैं यूनिफाइड बिहेवियर। ओके, ऑलरेडी ये हमने डिस्कस किया था। देन क्वेश्चन नंबर 9, इफ द 20 mm डायमीटर रिवेट्स आर यूज्ड इन लेसिंग बार्स देन द मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग बार शुड बी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए प्लीज। विड्थ ऑफ लेसिंग बार शुड नॉट बी लेस देन 3 times डायमीटर ऑफ रिवेट और बोल्ट, शुड नॉट बी लेस देन 3 times कितना, डायमीटर 20 दिया है तो 60 mm से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम विड्थ कितना हो गया, 60 mm हो गया, पहले कर चुके हम। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द यूज ऑफ टाइपलेट्स इन लेसिड कॉलम्स इज, जो टाइपलेट्स है इनका यूज लेसिड कॉलम में, ए ऑप्शन है प्रोहिबिटेड, मतलब अलाउ नहीं है, मना है। बी देखे नॉट प्रोहिबिटेड, ठीक है, मना ही नहीं है, इसकी यूज कर सकते हैं मतलब टाइपलेट्स को। सी देखिए परमिटेड एट स्टार्ट एंड एंड ऑफ द लेसिंग सिस्टम ओनली, केवल एंड में और स्टार्ट में अलाउ है, ठीक है। और डी है परमिटेड बिटवीन 2 पार्ट्स ऑफ द लेसिंग, 2 लेसिंग्स के बीच में परमिटेड है, बताइए। ये मैं शायद डिस्कस किया हो कि जब हम लेसिड सिस्टम हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कोई कॉलम था, ये सपोज ये कोई कॉलम है, ओके, और ऐसा डिस्कस किया था, ये 2 मेंबर से इनको असेंबल करना है हमें, बीच में हमने कहीं से लेसिंग्स प्रोवाइड कर दी, ठीक है, बीच में कहीं लेसिंग्स प्रोवाइड की, ये लेसिंग्स है। तब बताया था कि अगर लेसिंग सिस्टम प्रोवाइड करें तो बीच में कहीं भी हम बेटन प्लेट हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी केस में टॉप और बॉटम पर बेटन प्लेट्स हमें प्रोवाइड करनी होगी। अगर लेसिंग सिस्टम यूज करें तब भी एंड्स पर तो टॉप पर और बॉटम पर ये बेटन प्लेट्स हम यूज करते हैं, ठीक है। कोरल प्रोविजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर बेटनिंग सिस्टम यूज करना है तो हम बीच में कभी भी लेसिंग यूज नहीं करेंगे, ना ही टॉप और बॉटम पर लेसिंग यूज करेंगे। ओके, तो नहीं पता तो आपको ये नोट करना चाहिए नोट्स में, ठीक है, याद रखना इसको। इट इज परमिटेड एट स्टार्ट एंड एंड ऑफ द लेसिंग सिस्टम ओनली, टॉप और बॉटम पर बेटन प्लेट्स, बीच में सारी लेसिंग्स होगी। क्लियर है सबको? बताइए, बाकी लोग भी आंसर कीजिए, ठीक है। जिनको नहीं पता वो नोट्स में ऐड करना है इसको। देन क्वेश्चन नंबर 11, ये बहुत बार डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट भी है, लेसिंग बार्स इन स्टील कॉलम शुड बी डिजाइन टू रेजिस्ट, बताइए, शियर फोर्स ड्यू टू 2.5% ऑफ द कॉलम लोड,
ओके, बहुत बार डिस्कस किया है। देन क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लेसिंग बार कितना होता था? 40 डिग्री से 70 डिग्री होता था, बहुत बार डिस्कस किया। देन क्वेश्चन नंबर 13, बैटनिंग इज प्रेफरेबल व्हेन, देन बैटनिंग को हम कब प्रेफर करते हैं? मैंने नोट करवाया था, किसी और क्वेश्चन को डिस्कस करते नहीं, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स नोट करवाए थे, वापस लिखवा चुका मैं आपको कि जब कॉलम पर केवल एक्सेल लोडिंग कैरी होती है, ठीक है, कॉलम पर जब केवल एक्सेल लोडिंग अप्लाई होती है और जब दो मेन कंपोनेंट्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होता, गैप बहुत कम है, उस केस में हम बैटन्स को प्रेफर करते हैं, ठीक है। दूसरा ये भी लिखवाया था जब एसेंट्रिक लोड लगता है, ठीक है, मतलब मोमेंट को भी कंसीडर करना है, कॉलम पर एसेंट्रिक लोड अगर अप्लाई हो रहा है और दो कंपोनेंट मेंबर्स के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, उस केस में लेसिंग्स को हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। बैटन के लिए पूछा है कब प्रेफर करते हैं, तो इन दो केसेस में प्रेफर करेंगे, ठीक है। एसेंट्रिक लोड के केस में हम लेसिंग को प्रेफर करते हैं, तो इस केस में तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, ठीक है। आपको नोट करवा रखा है मैंने, अगर सारी क्लासेज आपने अटेंड किए तो वहां पे नोट करवा रखा है मैंने। क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? ओके, ये नोट डाउन करवा रखा है पहले ही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ बैटन कॉलम इज इंक्रीज बाय 10%, लेसिड कॉलम के लिए 5%। क्वेश्चन नंबर 15, द ओवरलैप ऑफ बैटन प्लेट्स विद द मेन मेंबर्स इन वेल्डेड कनेक्शन शुड बी मोर देन कितना? 4 इंटू टी, ठीक है, पहले भी डिस्कस किया था 15 का 4 इंटू टी, कम से कम इतना ओवरलैप होना चाहिए, डायग्राम से शो किया था मैंने, रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। देन क्वेश्चन नंबर 16, द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ लेसिंग बार शुड नॉट एक्सीड 145। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार राजस्थान में भी पूछा है। क्वेश्चन नंबर 17, for a compression member with a double angle section, which of the following section will give larger value of minimum radius of gyration? larger value of minimum radius of gyration, ठीक है, आर मिनिमम की वैल्यू ज्यादा मिले, किस केस के लिए मिलेगी? ऑप्शन दिए, ए है इक्वल एंगल्स बैक टू बैक, ठीक है, इक्वल एंगल से बैक टू बैक प्लेस्ड है, मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, सेम क्वेश्चन कहीं ना कहीं डिस्कस किया हमने, डायग्राम से शो किया था मैंने, आंसर बताइए। बी ऑप्शन है अनइक्वल लेग्ड एंगल्स विद लॉन्ग लेग्स बैक टू बैक, सी ऑप्शन है अनइक्वल लेग्ड एंगल्स विद शॉर्ट लेग्स बैक टू बैक, ठीक है, बताया था कि अनइक्वल एंगल है और जब जो लॉन्ग लेग्स है, ये लंबी वाली लेग है, ये बैक टू बैक है, मतलब ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, ये लंबी वाली लेग ऊपर है, इस केस में न्यूट्रल एक्सिस से जो मटेरियल है वो ज्यादा डिस्टेंस पर होगा और केसेस के कंपैरिजन में, तो इसके लिए आर मिनिमम की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है, मोस्ट स्टेबल केस हो जाएगा। याद आया? सेम क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है हमारा, इसलिए मैं डायग्राम बना के शो नहीं कर रहा, डायरेक्टली बोल रहा हूँ, पहले बहुत अच्छे से चारों ऑप्शन के डायग्राम बना के मैंने एक्सप्लेन किया था और सब कुछ लिखवाया भी था, ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 18, लग एंगल्स आर यूज्ड टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द कनेक्शन, ओके। क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रेस्पेक्ट ऑफ डिजाइन ऑफ वेव एंड फ्लेंज स्प्लाइसेज, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए और कौन सा करेक्ट है वो पूछना चाह रहा है, ओके। ये 4 स्टेटमेंट देख लीजिए, इनमें से कौन सा करेक्ट है वो देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है, देखिए, डिजाइन ऑफ वेव की बात कर रहा है और डिजाइन ऑफ फ्लेंज स्प्लाइस की बात कर रहा है, डिजाइन ऑफ वेव स्प्लाइस एंड फ्लेंज स्प्लाइस की बात कर रहा है। पहला देखिए स्टेटमेंट, फ्लेंज स्प्लाइस शेल बी डिजाइन टू एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन। फ्लेंज स्प्लाइस को, स्प्लाइस तो आप समझते हैं, फ्लेंज की लेंथ सफिशिएंट नहीं होगी तो हमने दो फ्लेंज को कनेक्ट कर दिया, दो प्लेट्स को कनेक्ट करके रिक्वायर्ड फ्लेंज हमने बना ली, ठीक है। फ्लेंज स्प्लाइस शेल बी डिजाइन टू एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन। बताइए, स्प्लाइस जो है, फ्लेंज स्प्लाइस जो है, वहां पर बेंडिंग मोमेंट आएगा क्या? ये मेंबर है, ठीक है, इस तरह से, या ये एक प्लेट थी, ये प्लेट गर्डर है सपोज, ये फ्लेंज जो ये वाला पार्ट फ्लेंज है, ये वाला पार्ट फ्लेंज है, तो यहां पर तो क्या होगा? बेंडिंग मोमेंट अप्लाई होगा, ठीक है। यहां पर अगर हम फ्लेंज वाला पार्ट है तो यहां पर तो बेंडिंग मोमेंट अप्लाई होगा ही, और वेव वाला पार्ट है वहां पे कंप्रेशन अप्लाई होगा या शियर अप्लाई होगा। बताया ना, जो फ्लेंज वाला पार्ट है वो बेंडिंग स्ट्रेस को रेजिस्ट करता है,
मेजर पार्ट ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस को रेजिस्ट करता है, और जो वेव वाला पार्ट है वो मेजर पार्ट ऑफ शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो फ्लेंज पर तो बेंडिंग अप्लाई होगी, तो यहाँ पर हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, तो पहला तो करेक्ट हो गया। सेकंड देखिए, फ्लेंज स्प्लाइस शेल बी डिजाइन टू रेजिस्ट दी एक्चुअल शेयर एट दिस सेक्शन। ठीक है, फ्लेंज स्प्लाइस की डिजाइन में शेयर को रेजिस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम ये मानते हैं कि वेव वाला पोर्शन है वो शेयर को रेजिस्ट कर देगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा स्टेटमेंट देखिए, वेव स्प्लाइस शेल बी डिजाइन टू रेजिस्ट, ये रेजिस्ट है, टू रेजिस्ट दी एक्चुअल शेयर एट दी सेक्शन। बताइए करेक्ट है या इनकरेक्ट? तीसरा, ठीक है, करेक्ट है, वेव वाला पार्ट है, तो यहाँ पे जो अगर हमने स्प्लाइस प्लेट प्रोवाइड की, वेव स्प्लाइस प्रोवाइड की, तो वहां पर शेयर को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, और फोर्थ स्टेटमेंट है, वेव स्प्लाइस शेल बी डिजाइन फॉर एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट। तो वेव वाला पोर्शन हम ये मानते हैं एनालिसिस या डिजाइन में कि ये बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट नहीं करेगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये क्लियर है सबको? ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यही पूछा था इस क्वेश्चन में कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ठीक है, ऑफ दीज स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, तो ए आंसर हो जाएगा। ओके, सर क्वेश्चन 18 बी भी सही, 18 कौन सा था? बी ऑप्शन बोल रहा है कि लग एंगल्स आर अनइक्वल एंगल्स। जरूरी थोड़ी है, इक्वल एंगल्स भी तो हम यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम अनइक्वल एंगल ही यूज करें एज लग एंगल्स। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, हम इक्वल एंगल्स या अनइक्वल एंगल्स कोई से भी एंगल यूज कर सकते हैं, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 20, तो ये भी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछे जाते हैं। ठीक है, जेई लेवल पे नहीं पूछेंगे, फिर भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखना, ए बेस प्लेट ऑफ एरिया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज टू प्रोवाइड फॉर एन एक्सियली लोडेड कॉलम, ये कॉलम है ISMB 200, यहाँ पे 200 mm क्या हो गया, डेप्थ हो गया। ठीक है, जिसकी फ्लेंज विड्थ गिवन है 100 mm, विच ऑफ द अरेंजमेंट्स शोन इन फिगर वुड रिजल्ट इन लीस्ट बेस प्लेट थिकनेस। ठीक है, इसने बोला कि ऐसे हमें कोई बेस प्लेट हमें डिजाइन करनी है और उसमें ये कॉलम ISMB 200 जो है वो यूज किया गया है, इसकी फ्लेंज विड्थ गिवन है 100 mm। तब बोला कि इनमें से कौन सा अरेंजमेंट, इन चारों में से कौन सा अरेंजमेंट जो होगा वो बेस्ट अरेंजमेंट होगा। ठीक है, बेस्ट मतलब लीस्ट बेस प्लेट थिकनेस मिलेगी। ठीक है, किस अरेंजमेंट के लिए जो बेस प्लेट है उसकी थिकनेस मिनिमम रिक्वायर्ड होगी, ये पूछना चाह रहा है। तो बेस प्लेट की थिकनेस का फॉर्मूला भी देखा था किसी क्वेश्चन में हमने, थिकनेस ऑफ बेस प्लेट जो है इट इज इक्वल टू 3W अपॉन परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस, ऐसा बोला था। ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 हमने बोला अंडर रूट, ऐसे था ना। T इज द थिकनेस ऑफ बेस प्लेट। ओके, ऐसा। इस क्वेश्चन को भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन करने के नहीं होते, ये केवल यूपीएससी में और गेट जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर भी एक बार देख लेते हैं इसको नॉलेज के लिए, कॉन्सेप्ट्स के लिए। ओके, तो यहां पे देखिए थिकनेस किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही है, W पर, सिग्मा बी पर, A पर, B पर। A को हमने बोला था इट इज ग्रेटर प्रोजेक्शन, और मैंने डायग्राम से समझाया भी था पहले लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था, इट इज ग्रेटर प्रोजेक्शन। ठीक है, और B जो है ना, इसको हमने बोला स्मॉलर प्रोजेक्शन, स्मॉलर प्रोजेक्शन ऐसा हम बोलते हैं। ओके, ठीक है, W और सिग्मा बी तो कांस्टेंट होगा, सिग्मा बी परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस है तो ये फिक्स वैल्यू होती है। 3 कांस्टेंट है, W प्रेशर इंटेंसिटी जो भी होगी कांस्टेंट होगी। थिकनेस डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 पे डिपेंड कर रही है। जिस अरेंजमेंट के लिए ये जो टर्म है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 ये मिनिमम होगी, उस अरेंजमेंट के लिए बेस प्लेट की थिकनेस भी मिनिमम रिक्वायर्ड होगी। ये बात समझ में आती है? जिस अरेंजमेंट के लिए ये पैरामीटर जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 ये पैरामीटर मिनिमम होगा, उस अरेंजमेंट के लिए बेस प्लेट की थिकनेस भी मिनिमम रिक्वायर्ड होगी। तो चारों अरेंजमेंट्स के लिए आप ये टर्म निकाल लीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। ये क्लियर सबको? बताइए, चारों अरेंजमेंट्स के लिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 कैलकुलेट कर लीजिए तो अपना आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहां पे पहले अरेंजमेंट के लिए देखिए
कॉलम था हमारा ISMB 200, ठीक है। तो यहाँ पे 200 तो डेप्थ हो गई ये वाली, यहां से यहां तक ये जो डेप्थ है दिस इज 200 mm, और ये पूरी डेप्थ बोली यहां से यहां तक 250 mm, ये 25 सेंटीमीटर बोला है। ओके, इज एवरीथिंग ओके? एम आई विजिबल टू यू? कमेंट करके बताइए यस और नो, इज एवरीथिंग ओके और नॉट? एम आई विजिबल टू यू, यस और नॉट? कमेंट करके बताइए एम आई विजिबल टू यू और नॉट?